सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। वो जितने अंधेरे लाएंगे मैं उतने उजाले लाऊंगा, वो जितनी रात बढ़ाएंगे मैं उतने सूरज उगाऊंगा। ठीक इन्हीं लाइनों की तरह ही आज भारत का सूरज दुनिया के नक्शे पर जगमगा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लाइनें किसने लिखी हैं? शायद नहीं। ये लाइनें लिखी हैं खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्हीं नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, कहीं सेवा पर्व के तौर पर तो कहीं सेवा पखवाड़ा के तौर पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। देश के प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिवस पर इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आज हम उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करें कि कैसे गरीब परिवार में जन्मे नरेंद्र मोदी ने सत्ता के शिखर तक अपने सफर को कैसे पूरा किया। और आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इसके पीछे इनकी वो कौन सी इच्छा शक्ति है जो उन्हें आज भी लगातार काम करने के लिए प्रेरित करती रहती है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 17 सितंबर 1950 को गुजरात में मेहसाणा जनपद के वडनगर में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और मां का नाम हीराबेन मोदी है। वे अपने माता पिता की 6 में से तीसरी संतान हैं। उनका पूरा परिवार एक छोटे से एक मंजिला घर में रहा करता था। अपने शुरुआती दिनों में नरेंद्र मोदी को चाय की दुकान पर काम करते हुए पढ़ाई करनी पड़ती थी। वे काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाकर अपना जीवन जी रहे थे। स्कूल में वो शुरू से ही एक मेहनती बच्चे थे, जिसे मुद्दों पर बहस करना और किताबें पढ़ना पसंद था। नरेंद्र मोदी मेहसाणा रेलवे स्टेशन पर अपने पिता की चाय की दुकान को चलाने में मदद किया करते थे। कहा जाता है वो 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान सीमा पर जाने वाले सैनिकों को भोजन और चाय परोसते थे। प्रधानमंत्री मोदी बड़े होकर सेना में भर्ती होना चाहते थे। बचपन में वो जामनगर स्थित सैनिक स्कूल में पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन पैसों के अभाव के चलते ऐसा नहीं हो सका। इस बीच वो एनसीसी में शामिल हो गए। पीएम मोदी को बचपन से ही सफाई बहुत पसंद है। उनके एक रिश्तेदार ने उन्हें एक बार कैनवास के जूते गिफ्ट किए थे, जिन्हें वो स्कूल से लाए बेकार पड़े चौक के टुकड़ों से सफेद करते थे। वो अपनी स्कूल ड्रेस को हमेशा साफ रखते। सोने से पहले ड्रेस को मोड़कर अपने तकिए के नीचे रख देते। फिर सुबह गर्म पानी से भरे धातु के गिलास का उपयोग करके ड्रेस को इस्त्री किया करते। बाद में नरेंद्र मोदी ने बताया कि उन्होंने हाफ कुर्ता इसीलिए पहना क्योंकि उसे प्रेस करना आसान था। स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही प्रधानमंत्री मोदी सन्यासी बनने के लिए घर छोड़कर निकल गए। इसके बाद वो पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम समेत देश में कई जगहों पर गए। हिमाचल में कई दिन तक मोदी साधु संतों के साथ रहे। तब उन्हें संतों ने कहा कि राष्ट्र सेवा किए बगैर संन्यास धारण नहीं किया जा सकता। इसके बाद वो वापस गुजरात पहुंचे और उन्होंने संन्यास धारण करने का फैसला त्याग दिया। आठ साल की उम्र में ही मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़े थे। 1975 में जब आपातकाल की घोषणा हुई तो मोदी युवा अवस्था में थे। उस दौरान संघ के स्वयंसेवी के तौर पर उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने पुलिस से बचने के लिए सरदार का रूप धारण कर लिया था। इसके जरिए 2.5 साल तक वो पुलिस को छकाते रहे।
मोदी संघ के कार्यक्रमों में प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाते थे। आरएसएस के नेताओं की ट्रेन और बस में रिजर्वेशन का जिम्मा भी उन्हीं के पास था। 1978 में वो संघ के पूर्ण प्रचारक बन गए। 1975 में आपातकाल के समय मोदी कांग्रेस के खिलाफ भूमिगत आंदोलन में सक्रिय थे। उन्होंने सरदार का भेष धारण कर लिया। तभी अचानक उन्हें ढूंढते हुए पुलिस वहां आ गई, लेकिन उन्हें सरदार की वेशभूषा में पहचान नहीं पाई और ठीक उसी समय मोदी वहां से स्कूटर पर निकल गए। आपातकाल के दौरान मोदी ने युवाओं से अपील की कि वो सड़कों पर उतरें और लोकतंत्र को मरने न दें। ये वक्त था साल 1976 का। मोदी ने आपातकाल के दौरान युवाओं से कहा था कि ये समय दमन, बेरोजगारी, अनैतिकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना स्टैंड लेने का है। यही नहीं, नरेंद्र मोदी ने नवनिर्माण आंदोलन में हिस्सा भी लिया था। संघ ने 1978 में मोदी को गुजरात के वडोदरा में विभाग प्रचारक बनाकर भेजा। इसके अलावा उन्हें दक्षिण गुजरात और सूरत का भी चार्ज दिया गया। उन्हें इन इलाकों पर फोकस कर काम करने के लिए कहा गया। लगभग 9 साल के बाद 1987 में संघ से संगठन में मोदी की एंट्री हुई। उन्हें गुजरात यूनिट का सचिव बनाया गया। इसके बाद वो राजनीति की मुख्य धारा में आगे बढ़ते गए। नरेंद्र मोदी को एक अच्छा मैनेजर माना जाने लगा। नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी की 1990 की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा के आयोजन में अहम भूमिका अदा की। साल 1995 में पीएम मोदी को गुजरात से दिल्ली बुलाया गया। बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी और उत्तर भारत के राज्यों समेत हरियाणा का प्रभार दिया। रथ यात्रा के दौरान मोदी पहले ही रूट का पता कर लेते थे ताकि लाल कृष्ण आडवाणी को कोई परेशानी न हो। उन्नीस में जब अहमदाबाद में म्युनिसिपल इलेक्शन हो रहा था, मोदी गुजरात में बीजेपी के महासचिव बनाए गए थे। अमित शाह तब अहमदाबाद सिटी के सचिव थे। कहा जाता है इसी दौरान मोदी शाह की पहली बार मुलाकात हुई। वो हर गली नुक्कड़ पर जाकर देखते थे कि सब भाजपा कैंडिडेट्स के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं या नहीं। अमित शाह स्कूटर चलाते और मोदी उनके पीछे बैठते। उन्नीस में पहली बार भाजपा ने गुजरात में अपने दम पर सरकार बनाई। तब गुजरात के ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस काफी मजबूत हुआ करती थी। उस दौरान नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने गांव-गांव जाकर बीजेपी को मजबूत बनाया। दोनों ने 8000 से ज्यादा गांवों में दूसरे नंबर के कद्दावर नेताओं को पार्टी से जोड़ा। मोदी और शाह की जोड़ी ने गुजरात में कांग्रेस को हर तरफ से कमजोर किया। रणनीति बनानी है।
जब किसी भी राजनीतिक दल की पहली प्राथमिकता चुनाव जीतने की रहती, तब मोदी का जोर चुनावी जीत से बढ़कर पार्टी की विचारधारा को लेकर होता। 1990 के दशक में मोदी जब बीजेपी के संगठन मंत्री थे और आगामी चुनाव को लेकर राजकोट में एक बैठक में शामिल हुए, तो उन्होंने टिकट बंटवारे पर चर्चा के दौरान कहा था, कौन जीतेगा ये हम जरूर सोचेंगे, लेकिन जीतने के बाद अपनी विचारधारा को कायम रखें। हम ऐसा भी एक क्राइटेरिया रखें। बहुत कम लोगों को पता है कि मोदी ने 90 के दशक में कई देशों की यात्रा की थी, जिनकी तस्वीरें अब भी सोशल मीडिया पर समय समय पर आती रहती हैं। मोदी साल 1990 में पहली अमेरिका यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने व्हाइट हाउस के बाहर दोस्त के साथ तस्वीर क्लिक करवाई थी। मोदी अमेरिका में बतौर यूनियन कैंपेनर गए थे। अपनी यात्रा के दौरान वो लॉस एंजलिस में यूनिवर्सल स्टूडियोज के बाहर भी गए। इतना ही नहीं, मोदी न्यूजीलैंड, पेरिस, लंदन, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया भी गए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने न केवल गुजरात के सियासी माहौल को बदला, बल्कि उनके कर्तव्य और समर्पण की भी एक नई मिसाल पेश की। ऐसे समर्पण की एक झलक 1989 में एक बार फिर दिखी, जब मोदी ने अपने पिता को मुखाग्नि देने के बाद पार्टी की महत्वपूर्ण मीटिंग में हिस्सा लिया। यही समर्पण और जनता की नब्ज पकड़ने की उनकी कला ने उन्हें संगठन में एक अलग पहचान दी। अब आगे देखते हैं कैसे मोदी ने पार्टी की विचारधारा को चुनावी जीत से हमेशा ऊपर रखा। मोदी अपने कर्तव्य और काम के प्रति कितने समर्पित हैं, इसका उदाहरण साल 1989 में पूरी भाजपा को देखने को मिला, जब वे अपने पिता के निधन के दिन मुखाग्नि देने के बाद गुजरात भाजपा की मीटिंग ज्वाइन करने पहुंच गए। उन्हें मीटिंग में देखकर पदाधिकारी चौंक गए और सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया, मीटिंग बहुत जरूरी थी, इसमें भविष्य के फैसले लिए जाने थे, इसीलिए आ गया। कश्मीर में अनुच्छेद 370 का विरोध करते हुए 1991 में कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा निकाली गई। 11 दिसंबर 1991 को तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में ये एकता यात्रा शुरू हुई। नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा में मुख्य भूमिका निभाई। ये एकता यात्रा 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के साथ समाप्त हुई थी। मोदी उस वक्त जोशी की उस टीम के सदस्य थे जो आतंकवाद के उस दौर में लाल चौक पर तिरंगा फहराने पहुंची थी। उन्नीस सौ 98 में उन्हें संगठन में महासचिव बनाया गया। इस पद पर वो अक्टूबर 2001 तक रहे। उस वक्त गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की सेहत खराब होने लगी। तब अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने मोदी को फोन कर चाय पर बुलाया, जहां मोदी से कहा, तुम्हें गुजरात वापस जाना चाहिए। इसके बाद ही मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 में पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सीएम पद पर बने रहने के लिए उनका विधानसभा का सदस्य होना जरूरी था। ऐसे में फरवरी 2002 में
वो राजकोट विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने 14,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की और 25 फरवरी 2002 को उन्होंने पहली बार विधायक के तौर पर विधानसभा में शपथ ली थी। पहली बार 1997 में अमित शाह ने गुजरात विधानसभा का उपचुनाव सरखेल सीट से लड़ा और जीत हासिल की। साल 2002 में जब गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अमित शाह को अपनी कैबिनेट में शामिल कर लिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार नरेंद्र मोदी ने सभी शिक्षकों को सम्मानित करने वाला कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई। उन्होंने अपनी मां को भी सबसे बड़े शिक्षक के रूप में आमंत्रित करना चाहा, लेकिन मां हीराबेन ने विनम्रता से ये कहकर मना कर दिया कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। मैंने तुम्हें जन्म तो दिया, लेकिन तुम्हारा पालन पोषण परमात्मा ने किया। मोदी अपनी मां हीराबेन के काफी करीब थे। जब पहली बार सीएम बनने पर वो मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे तो मां ने उन्हें नसीहत दी थी। उन्होंने कहा, तुम क्या काम करते हो मैं नहीं जानती, लेकिन जिंदगी में कभी रिश्वत मत लेना। मोदी लगातार 4 बार 2001, 2002, 2007 और 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 2001 के कच्छ भूकंप ने मोदी की एक वरिष्ठ प्रशासक के रूप में उनके दृढ़ संकल्प की परीक्षा ली। मोदी कच्छ में सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वालों में से एक थे। नरेंद्र मोदी ने सीएम रहते हुए गुजरात गौरव यात्रा शुरू की, जिसका उद्देश्य गुजरात की उपलब्धियों, विकास परियोजनाओं, सामाजिक सुधारों और आर्थिक प्रगति को जनता के बीच पहुंचाना था, जो मोदी के नेतृत्व में संभव हुई थी। इस यात्रा के दौरान मोदी ने गुजरात के विभिन्न जिलों का दौरा किया, लोगों से संवाद किया और उन्हें राज्य सरकार की विकास योजनाओं की बारीकी से जानकारी दी। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी के जिन कामों की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, उनमें निर्मल गुजरात, जल मंदिर, कन्या केलवाणी, वाइब्रेंट गुजरात समिट जैसी कई योजनाएं हैं। इनकी तर्ज पर ही बाद में मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर स्वच्छ भारत मिशन, अमृत सरोवर पहल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं की शुरुआत हुई। नरेंद्र मोदी की गुजरात की राजनीति से केंद्र में सियासी एंट्री की बात की जाए तो सीएम रहते हुए उनकी छवि बहुत बड़ी हो गई थी। उन्होंने एक अलग छाप छोड़ी, जिसका नतीजा ये रहा कि जून 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी की चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बनाया गया। इस बीच मोदी लहर की शुरुआत हुई। आज यहाँ आने के बाद लगता है न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम की गद्दी को छोड़कर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ दांव लगाया तो वाराणसी को लोकसभा चुनाव के लिए चुना।
उस समय उन्होंने काशी में नामांकन के बाद मीडिया के सामने कहा था, ना मैं यहाँ आया हूँ, ना मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। इसके बाद यही चुनावी नारा उनकी पहचान भी बन गया। मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनावों में आक्रामक प्रचार अभियान चलाया। उन्होंने 3D होलोग्राम, सोशल मीडिया, चाय पे चर्चा, अच्छे दिन का नारा और बड़े बड़े रोड शो से मतदाताओं को जोड़ा, कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया और खुद को एक विकल्प के रूप में पेश किया। सबका साथ, सबका विकास के वादे के साथ मोदी ने गुजरात शासन को एक विकास मॉडल के रूप में पेश किया। फिर 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही भारतीय राजनीति और विदेश नीति में एक नई परंपरा शुरू हुई। नरेंद्र मोदी जब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों और प्रमुखों को निमंत्रण भेजा। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी साल 2014 में जब अपने जन्मदिन पर मां से मिलने पहुंचे तो हीराबा ने उन्हें 5,000 रुपए दिए। उन दिनों कश्मीर में बाढ़ आई थी। मां ने उनसे कहा कि ये पैसे कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के लिए भेज देना। भारत को दुनिया की आंखों ने एक नए नजरिए से भी देखा, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ऐतिहासिक फैसलों और कदमों से संभव किया। आइए अब देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के उन कामों को जिन्होंने देश की विदेश नीति को एक नई धार दी और वैश्विक मंच पर भारत की आवाज को पहले से कहीं ज्यादा बुलंद किया। प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर 2014 को अचानक पाकिस्तान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं की मुलाकात लाहौर में हुई, जिसकी चर्चा काफी दिनों तक रही। 2015 के पहले पिछले 10 साल में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार 2017 में इजराइल की ऐतिहासिक यात्रा की। ये पहला मौका था जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल गया। मोदी पहले भारतीय पीएम बने जिन्होंने 2018 में फिलिस्तीन की अलग यात्रा की। साल 2019 में सऊदी अरब में अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले वे पहले पीएम बने। प्रधानमंत्री मोदी को उनके पहले कार्यकाल के दौरान नेतृत्व, वैश्विक प्रभाव और कूटनीति के चलते कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान
और पुरस्कार मिले हैं जो अब तक किसी अन्य भारतीय प्रधानमंत्री को नहीं मिले। उन्हें सऊदी अरब, मंगोलिया और फिलिस्तीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम है। प्रधानमंत्री बनने के बाद साल 2014 में मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले अमेरिका दौरे पर गए, जहां मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में अमेरिका में बड़ी सभा को संबोधित किया। ये सभा भारतीय डायस्पोरा के लिए बेहद खास थी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार सितंबर 2014 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। अपने भाषण में उन्होंने आतंकवाद को वैश्विक समुदाय के सामने सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आतंकवाद सिर्फ एक देश या क्षेत्र की समस्या नहीं, बल्कि पूरी मानवता का दुश्मन है। अट्ठाईस अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी वित्तीय समावेशन के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य भारत के हर नागरिक, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना है। मोदी ने कहा, ये योजना गरीबों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास है, जिससे वो सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे अपने बैंक खातों में प्राप्त कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 सितंबर 2014 को भारत को विश्व की विनिर्माण महाशक्ति बनाने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया अभियान की औपचारिक शुरुआत की। ये योजना भारत को निवेश के लिए आकर्षक बनाने, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन करने के लिए शुरू की गई। इसके तहत सरकार ने 25 प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया, जिसमें निवेश को प्रोत्साहित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य पूरे देश में स्वच्छता को बढ़ावा देना और खुले में शौच को समाप्त करना था। इस मिशन के तहत लाखों शौचालय बनाए गए और कचरा प्रबंधन में सुधार हुआ। पीएम मोदी ने खुद झाड़ू लगाकर स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री ने देशवासियों के साथ सीधे संवाद स्थापित करने के लिए रेडियो कार्यक्रम मन की बात की शुरुआत की। ये कार्यक्रम हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री देश के विभिन्न मुद्दों, योजनाओं और भावनाओं को सीधे जनता के सामने रखते हैं। एक जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार के डिजिटल सशक्तिकरण के सबसे बड़े प्रयासों में से एक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की औपचारिक शुरुआत की। ये योजना देश के ग्रामीण
और शहरी इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने, सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने और नागरिकों को तकनीकी सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई। स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2016 को की थी। इस योजना का मुख्य मकसद भारत में स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देना था, ताकि युवा रोजगार ढूंढने वाले न होकर रोजगार पैदा करने वाले बने। जनवरी 2016 में पठानकोट वायुसेना अड्डे पर आतंकी हमला हुआ। जैश ए मोहम्मद से जुड़े 6 आतंकवादियों ने वारदात को अंजाम दिया। लगभग 65 घंटे चले ऑपरेशन में देश के 7 वीर सपूत शहीद हुए और सेना ने सभी आतंकवादियों को मार गिराया। हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में साफ संदेश दिया कि देश इन शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। हम अपने दुश्मनों को माकूल जवाब देना जानते हैं। सितंबर 2016 में उरी में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 19 भारतीय जवान शहीद हुए। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री ने सेना को फ्री हैंड दिया और 11 दिन के बाद सेना ने एलओसी पार कर सर्जिकल स्ट्राइक की। आतंकियों के लॉन्च पैड्स तबाह किए गए। नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन में नोटबंदी की घोषणा की। उन्होंने कहा, भारत में चल रहे 500 और 1000 रुपए के नोट अगली सुबह से गैर कानूनी हो जाएंगे। ये नोट बंद किए जा रहे हैं। जनता से कहा गया कि वो नए 2000 और 500 रुपए के नोट बैंक और डाक घरों से बदलवा सकते हैं। – 2014 के लोकसभा चुनाव में भारी जीत के बाद भाजपा ने अगले वर्षों में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की, जिसे मोदी के नेतृत्व, भाजपा की नीतियों और संगठन की मजबूती का परिणाम माना गया। मोदी के गृह राज्य गुजरात में साल 2017 में भाजपा ने 7वीं बार लगातार जीत हासिल की। यूपी में 27 साल के बाद बीजेपी की सरकार बनवाई। 2018 में मध्य प्रदेश में भाजपा को फिर से सत्ता हासिल हुई, जिसके लिए मोदी के प्रभाव को कारण माना गया। हरियाणा में 2014 में पहली बार भाजपा सत्ता में आई। फिर 2019 में सरकार रिपीट हुई। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया के मंचों पर भी एक नई पहचान के साथ भारत उभरा। उनकी विदेश यात्राओं, वैश्विक कार्यक्रमों और कूटनीतिक फैसलों ने भारत की छवि को एक नया रूप दिया। पीएम मोदी से जुड़ी कहानियों के अपने अगले हिस्से में हम जानेंगे कैसे मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बात मजबूती से रखी और खुद को एक वैश्विक नेता के तौर पर स्थापित किया। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को एक राष्ट्र एक कर के सिद्धांत पर लागू किया गया। इसे विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को खत्म कर एक एकीकृत कर व्यवस्था स्थापित की गई। समय समय पर जीएसटी परिषद ने दरों में बदलाव, ई इनवॉइसिंग और रिटर्न प्रणाली में संशोधन किए। इन संशोधनों से व्यापार में पारदर्शिता बढ़ी और टैक्स प्रणाली को और सरल बनाया गया। आयुष्मान भारत योजना साल 2018 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्गों को निशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। ये योजना हर परिवार को 5 लाख तक का वार्षिक स्वास्थ्य कवर देती है।
जिससे करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना बताते हुए इसे जन कल्याण का मॉडल कहा। अठारह सितंबर 2018 को रात 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मंडवाडीह रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। उन्होंने यात्रियों की सुविधाओं का जायजा लिया। प्रधानमंत्री चुनिंदा गाड़ियों के काफिले के साथ स्टेशन पहुंचे। सीधे प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर जाकर उन्होंने यात्री सुविधाओं को करीब से देखा। – 2019 की चुनावी जीत के बाद मोदी का ध्यान के लिए केदारनाथ जाना एक पावरफुल संदेश था। इसने राजनीतिक हलचल के बीच आध्यात्मिक कायाकल्प की उनकी आवश्यकता को प्रदर्शित किया। इस तरह के एकांतवाद से उन्हें संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है, जिससे शासन की जटिल जिम्मेदारियों के लिए आवश्यक मानसिक स्पष्टता मिलती है। मां को याद करते हुए प्रधानमंत्री कहते हैं, एक समय था जब मां बहुत नियम से चातुर्मास किया करती थी। मां को पता है नवरात्र के समय मेरे नियम क्या हैं। पहले तो नहीं कहती थी, लेकिन फिर कहने लगी, इतने साल तो कर लिया, अब नवरात्र के समय जो कठिन व्रत तपस्या करते हो उसे थोड़ा आसान कर लो। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का ऐतिहासिक कदम उठाया, जिसने जम्मू और कश्मीर क्षेत्र को विशेष स्वायत्तता प्रदान की। इस कदम का उद्देश्य इस क्षेत्र को भारत के साथ अधिक निकटता से एकीकृत करना है, इसे समान कानूनों और शासन संरचनाओं के तहत लाना था। पीएम मोदी भारत में धर्म युग के नायक। देश को एकजुट करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सफलता हासिल की है वो कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं कर सका। चाहे सभ्यता और संस्कृति में उत्तर और दक्षिण की खाई को बांटने की काशी तमिल संगमम की वाराणसी में स्थापना हो, जिसका मकसद उत्तर और दक्षिण के लोगों के बीच संबंध को मजबूत करना रहा। तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान से सिखों और गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूपों की सम्मानजनक वापसी को भी इसमें याद किया जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA दिसंबर 2019 में पास हुआ, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात करता है। NRC को अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए लागू करने की बात कही गई, जिसे पहले असम में लागू किया गया था। इन दोनों प्रस्तावों को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। सरकार ने स्पष्ट किया, CAA भारतीय मुसलमानों पर लागू नहीं होता। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नीति में बदलाव करते हुए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड गठबंधन को मजबूत किया।
हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भूमिका और प्रभाव बढ़ा। भारत ने चीन की बढ़ती सक्रियता को संतुलित करने के लिए समुद्री सुरक्षा और साझेदारी पर जोर दिया। ये बदलाव भारत की विदेश नीति को पश्चिमी और एशियाई देशों के साथ संतुलन की ओर ले गया। तीन तलाक कानून 2019 में पारित हुआ, जो मुस्लिम पुरुषों के द्वारा एक साथ 3 बार तलाक कहकर विवाह समाप्त करने की प्रथा को अवैध और आपराधिक बनाता है। इस कानून के तहत 3 तलाक देने पर 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ये कदम मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार और सम्मानजनक जीवन देने के उद्देश्य से उठाया गया। कानून के लागू होने से पहले 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक को महिला अधिकारों का हनन बताते हुए इसे खत्म करने की जोरदार पैरवी की थी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण 2019 में लागू हुआ, जिसके तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। ये आरक्षण शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में लागू होता है। बिना जाति आधारित भेदभाव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सामाजिक न्याय को व्यापक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। मोदी सरकार ने संविधान में 103वां संशोधन कर इसे कानूनी मान्यता दिलाई। चौदह फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं भी वही आग महसूस कर रहा हूं जो आप लोगों के अंदर भड़क रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी के आंसुओं का बदला जरूर लिया जाएगा। पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद यानी कि 25-26 फरवरी की देर रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया और पूरी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान में बसे कैंपों को नेस्तो नाबूद कर दिया। दो 2019 के आम चुनाव में भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और मजबूत हुई। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले 303 सीटें मिली और गठबंधन में ये आंकड़ा 352 पहुंच गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने चुनावी मंचों से कई बड़ी बातों को कहा, जिसमें मैं चौकीदार और बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र था। कोरोना फैलने के बाद विश्व का सबसे बड़ा लॉकडाउन प्रधानमंत्री मोदी ने 21 दिन के लिए 24 मार्च 2020 की रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन में घोषित किया। उन्होंने कहा, जान है तो जहान है। इस लॉकडाउन का उद्देश्य वायरस के फैलाव को रोकना और हेल्थ सिस्टम को तैयार करना था। इसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत हुई, जिसके तहत देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की परियोजना पर काम हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा, कोई भी भारतीय भूखा ना सोए, ये मेरी जिम्मेदारी है। पाँच अगस्त 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
विधिवत पूजा करके राम मंदिर की आधारशिला रखी। इसके बाद उन्होंने कहा, आज पूरा भारत राममय है। सदियों की प्रतीक्षा समाप्त हुई। करोड़ों लोगों का संकल्प आज साकार हो रहा है। एक ओर जहां प्रधानमंत्री मोदी ने देश का महामारी से उबरने में नेतृत्व किया, तो वहीं दूसरी ओर वो राष्ट्र निर्माण के बाकी पहलुओं में भी सक्रिय रहे। फिर चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, वैश्विक मंचों पर भारत की प्रभावशाली मौजूदगी हो, या फिर वन्य जीव संरक्षण। इतना ही नहीं, अपनी मां के देहांत के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी कर्तव्य पथ पर डटे रहे। आगे की कहानी उनके जीवन के बदलते पड़ावों और परिणामों से जुड़ी है। भारत में वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा अभियान शुरू हुआ। जनवरी 2021 में कोरोना टीकाकरण का अभियान शुरू हो गया। मेड इन इंडिया, कोवैक्सीन और कोविशील्ड लॉन्च की गई। मोदी ने खुद टीका लगवाकर जनता को प्रेरित किया। साल 2022 में 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को छोड़ा। क्वारंटीन बाड़ों में छोड़े जाने के बाद पीएम ने चीतों की खुद कैमरे से फोटो खींची। इस मौके पर उन्होंने कहा, आज एक खास दिन है क्योंकि भारत में दशकों बाद चीते लौटे हैं। हम चीतों को अपने देश की धरती पर वापस लाने में सफल हुए हैं। ये वन्य जीव संरक्षण के लिए हमारा समर्पण है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम भारत की राजनीति में महिला भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नारी के सम्मान, सशक्तिकरण और समान भागीदारी का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां को मुखाग्नि देने के कुछ देर बाद ही राजधर्म निभाने में जुट गए। उन्होंने पश्चिम बंगाल में 7,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया। हावड़ा से जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 2023 में पहली बार G20 समूह की अध्यक्षता संभाली और एक प्रभावशाली वैश्विक मंच की मेजबानी की। यह आयोजन वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सतत विकास के नए एजेंडे के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। भारत के प्रयासों से अफ्रीकी संघ को G20 में स्थायी सदस्यता मिली, जिससे अफ्रीका महाद्वीप को वैश्विक निर्णयों में एक मजबूत आवाज मिली। प्रधानमंत्री मोदी मई 2023 को पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर गए। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी की पहली यात्रा थी। प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने
हवाई अड्डे पर भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने सम्मान के तौर पर पीएम मोदी के पैर छुए। आमतौर पर पापुआ न्यू गिनी सूर्यास्त के बाद आने वाले किसी भी नेता का औपचारिक स्वागत नहीं करता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये अपवाद रहा और उनका औपचारिक स्वागत किया गया। बाईस जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने यजमान बनकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। दंडवत होकर प्रभु को प्रणाम किया। इस दौरान उन्होंने कहा, राम हमारे रोम रोम में हैं। रामलला अब टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने राम मंदिर परिसर में मौजूद लोगों के सामने 11 दिनों का व्रत तोड़ा। 11 दिनों के उपवास के दौरान पीएम मोदी ने सात्विक भोजन किया। वे सिर्फ नारियल पानी पर रहे। अपने व्रत के दौरान पीएम मोदी जमीन पर कंबल बिछाकर सोए। 11 दिनों के व्रत के दौरान पीएम मोदी ने 4 राज्यों के 7 मंदिरों में दर्शन किए। (2024) के संसदीय चुनावों में एक और निर्णायक जीत के बाद नरेंद्र मोदी 9 जून 2024 को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। ये जीत मोदी के लिए लगातार तीसरा कार्यकाल है, जिससे उनका नेतृत्व और मजबूत हुआ। आजादी के बाद पैदा होने वाले मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो 2014 से लगातार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्हें अक्टूबर 2001 से मई 2014 तक गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री होने का गौरव भी प्राप्त है। नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। इन्हीं में से एक है 17 देशों की संसद को संबोधित करना। कांग्रेस से संबद्ध 5 प्रधानमंत्रियों ने करीब 7 दशक में कुल 17 बार विदेशी संसद को संबोधित किया था। पीएम मोदी की छात्र संवाद पहल परीक्षा पे चर्चा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ये सम्मान 1 महीने में सबसे ज्यादा नागरिक पंजीकरण वाले मंच के रूप में मिला। साल 2024 में आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में 3.53 करोड़ लोगों ने पंजीकरण कराया, जो अब तक का एक नया विश्व रिकॉर्ड है। अब तक मोदी सरकार की 4 प्रमुख पहलों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मान्यता मिली है, जिसमें परीक्षा पे चर्चा, एलपीजी के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और पीएम जन धन योजना शामिल हैं। दो 2024 तक के आंकड़ों की माने तो पीएम मोदी ने 72 अंतर्राष्ट्रीय दौरे किए और 78 देशों का भ्रमण किया। ये संख्या इंदिरा गांधी और अन्य प्रधानमंत्रियों से कहीं ज्यादा है। वे हर देश में भारतीय लोगों से जरूर मिलते हैं। इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री विदेश दौरे के बीच में ही वापस भारत लौटे। उन्होंने तुरंत स्थिति का जायजा लिया
और देश की सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक की। उसके बाद उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं बहुत स्पष्ट कहूंगा कि जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों और इसकी साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। जून 2025 में प्रधानमंत्री मोदी कनाडा में आयोजित G7 समिट में शामिल हुए। G7 आउटरीच सेशन में पीएम मोदी ने पहलगाम हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हाल ही में भारत को एक क्रूर और कायरतापूर्ण आतंकी हमले का सामना करना पड़ा। ये हर भारतीय की आत्मा, अस्मिता और गरिमा पर सीधा आघात था। ये पूरी मानवता पर आघात था। पीएम मोदी ने 51वें G7 सम्मेलन की बैठक से अलग हटकर भी वैश्विक नेताओं के साथ बैठकें की। इस दौरान नेताओं के साथ पीएम मोदी को मजबूत बॉन्डिंग भी इन बैठकों के दौरान देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में 10 घंटे के भीतर एक के बाद एक 12 द्विपक्षीय बैठकें की। पीएम मोदी ने भारत कनाडा संबंधों को महत्वपूर्ण बताया। इस दौरान उन्होंने जर्मन चांसलर के साथ आतंकवाद पर बात की। अगस्त 2025 में 7 साल बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों के बीच एससीओ समिट से पहले 50 मिनट बातचीत हुई। बातचीत के बाद मोदी ने जिनपिंग को भारत में आयोजित ब्रिक्स 2026 में आने के लिए न्योता दिया। इससे पहले उन्होंने जिनपिंग के सामने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी ने इसे वैश्विक मुद्दा बताया और साथ देने की मांग की। वहीं मीटिंग में जिनपिंग ने कहा पीएम मोदी से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने ड्रैगन यानी कि चीन और हाथी यानी कि भारत को साथ आने पर जोर दिया। पिछहत्तर कहानियां, 75 प्रेरणाएं और एक महान व्यक्तित्व का खुला जीवन। आज हमने जाना कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से देश की सेवा में एक मिसाल बन गया। प्रधानमंत्री मोदी की ये कहानियां हमें न केवल उनकी ऊर्जा से, उनकी यात्रा से परिचित कराती हैं, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान और एक देशभक्त बनने की प्रेरणा भी देती हैं। सियावर राम